हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को यूनिट 7 का अध्ययन आज कराऊंगा। यूनिट 7 आप लोगों का मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। इन सारी चीजों को आप लोगों ने क्लास में एक बार पढ़ लिया है, तो यहाँ पर एक बार दोबारा आप लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगी तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और समायोजन क्या होता है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर्स के लिए इन सारी चीजों को जानना क्यों जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट 7, जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, यानी मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ किसे कहा जाता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसका अर्थ और परिभाषा। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को संतुलित बनाए रखते हुए सामाजिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। इसका मतलब कि ये हमारे मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को संतुलित बनाकर अपने जीवन में सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा देखिए, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन में तनाव को संभालने, सकारात्मक संबंध बनाने, निर्णय लेने और अपनी क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करने की स्थिति को दर्शाता है। अब देखिए, WHO के द्वारा क्या कहा गया इसके बारे में, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक विकारों या अक्षमताओं का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके, जीवन के तनाव से निपट सके, उत्पादक और फलदायी कार्य कर सके और अपने समुदाय में योगदान दे सके। तो इतने सारे काम करने के लिए आपका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में जो भी विचार आए, जो भी भावनाएं आए, वो बेहतर तरीके से संतुलित रहें, जिससे आप अपने जितने भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कर सकें। अब देखिए, इसके कुछ आयाम होते हैं, डायमेंशन होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य का पहला आयाम क्या है कि भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी इमोशनल हेल्थ। आपके मस्तिष्क में तनाव, चिंता और अवसाद से प्रभावी रूप से निपटने की जो क्षमता होती है, वो भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना, तनाव नहीं लेना, चिंता नहीं करना, अवसाद में नहीं जाना, ये सारी चीजें जो होती हैं भावनात्मक स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं। इसमें व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, यानी किसी भी चीज के बारे में तुरंत नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, तनाव के समय धैर्य बनाए रखना और भावनाओं को नियंत्रित करना। अगर किसी काम से, किसी भी असफलता से आपको थोड़ा बहुत निराशा हो रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसमें अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा आयाम है बौद्धिक स्वास्थ्य, इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इसमें देखिए, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास से बने, यानी आप अपने मस्तिष्क से किसी बात को देखते हैं, सोचते हैं, तो उसके बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं, यानी उसके पक्ष विपक्ष हर चीज को जानिए, उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू को जानिए, उसके लाभ हानि सबको जान के तब जाके उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, इसमें किसी समस्या को समाधान और निर्णय लेने की क्षमता इसी के अंतर्गत आती है। यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से स्वस्थ है तो किसी भी समस्या के लिए वो सही तरीके से निर्णय लेगा और उस समस्या का रिजल्ट भी बेहतर तरीके से प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए देखिए,
नए कौशल सीखना और नए ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा डायमेंशन है सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। इसमें देखिए क्या होता है कि स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाए रखना होता है। इसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है, सोशली हेल्दी है, तो उसका समाज में लोगों से रिलेशन अच्छा रहेगा, वो अच्छे से व्यवहार करेगा, किसी के दुख तकलीफ में उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगा, हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। तो ये सारी चीजें जब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है तब उसके अंतर्गत ये सब होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, परिवार, मित्र और सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, यानी जो व्यक्ति सोशली हेल्दी रहेगा उसका सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार रहेगा, उसका ना किसी के साथ विवाद होगा और सभी लोगों से मिलजुल कर रहेगा। यानी जो लोग इसमें अनहेल्दी हो जाते हैं तो उन लोगों का ही देखिए एक दूसरे से विवाद होता रहता है, टकराते रहते हैं और आपस में बनता नहीं है। अगला डायमेंशन देखिए व्यवहारिक स्वास्थ्य यानी बिहेवियरल हेल्थ। इसमें क्या होता है कि खुद पर यानी आत्मनियंत्रण और अनुशासन बनाए रखना होता है। इस प्रकार का मेंटल हेल्थ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहारों को नियंत्रित रखता है, उल्टे सीधे कार्य नहीं करता है, अपने को अपने कंट्रोल में रखता है और उसको अनुशासन में रहना सही लगता है, यानी समाज में सकारात्मक और स्वीकार व्यवहार वह करता है। यानी समाज में रहते हुए जो समाज के लोगों को जैसा व्यवहार स्वीकार है, जैसा व्यवहार वो चाहते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए तनाव में भी शालीन और संतुलित व्यवहार करना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको छोटी मोटी अगर कोई असफलता मिल गई या किसी चीज से उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो उसमें भी वो एकदम शांत रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो इस तरह से वो सामाजिक व्यवहारिक स्वास्थ्य की वजह से होते हैं। अगला देखिए है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसका क्या महत्व है, देखिए जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझना, इसमें आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति का विकास, यानी इस तरह से अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो जीवन के महत्व को समझेगा और अपने मन को, अपने चित्त को हमेशा स्थिर रखेगा, शांत रखेगा और ईश्वर की आराधना, ध्यान मग्न, ये सब चीजों को वो अपनाएगा। उदाहरण के लिए देखिए ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मविश्लेषण कर। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। कैसे आप पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो सबसे पहले उसका भावनात्मक रूप से संतुलन देखेंगे, यानी उसका इमोशनल बैलेंस चेक करेंगे कि वह व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और फिर उसके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। दूसरा चीज उसका सामाजिक समायोजन देखेंगे, यानी समाज में वो कैसे दूसरे लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, तो इससे पता चलेगा। फिर उसके बाद उसके तनाव का प्रबंधन देखेंगे, यानी वो अपने आप को किसी भी तनाव में कैसे मैनेज करता है, वो कैसे रहता है, कैसे लोगों के साथ रिएक्ट करता है, ये देखेंगे। इसके बाद फिर उसके निर्णय लेने की क्षमता चेक की जाएगी, यानी वह व्यक्ति किसी भी समस्या के प्रति किस प्रकार का निर्णय ले रहा है, उसका निर्णय सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे उसका स्वस्थ आत्मसम्मान, यानी उस व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो किसी चीज को करने के लिए अपने आप पर विश्वास कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखेंगे, तब पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मेंटली हेल्थी है कि नहीं। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला देखिए कारक होता है जैविक कारक, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि अनुवांशिक प्रभाव होता है, जैसे जिसके माता पिता में अगर मानसिक रूप से कोई विकृति पाई जाएगी, कोई कमी पाई जाएगी, तो बच्चों में भी पाई जाएगी, वो बायोलॉजिकल है, जेनेटिकली है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क के जो रसायन है वो असंतुलित रहता है, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा अजीब तरह का बिहेव करते हैं, अलग तरह की बातें बोलते हैं, अलग तरह से लोगों के साथ रहते हैं। इसमें होता क्या है कि उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी जो मात्रा होती है असंतुलित हो जाती है, यानी मस्तिष्क में इस प्रकार से असंतुलन हो जाता है जिसकी वजह से वो गलत तरीके से बिहेव वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर देखिए
दूसरा कारक होता है मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति नकारात्मक सोच अगर ज्यादा समय तक रखेगा या फिर अपने ऊपर ही संदेह करेगा, तब कहेगा कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारे बस का ये सब चीजें नहीं है। और कोई अगर कोई कह रहा है कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती है, इसको तुम नहीं कर सकते हो, और वो उसी चीज को मान के अपने आप को सोचेगा कि हम किसी काम के नहीं है, हमारे अंदर ये क्षमता योग्यता नहीं है, तो इस तरीके से उस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित माना जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। उसके अलावा देखिए, यदि उसके साथ कोई पहले समय में 1-2 साल पहले या कुछ समय पहले कोई घटना घटी है, उसके साथ कोई आघात हुआ है, तो उसका भी प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है और उससे उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि किसी बच्चे के साथ बचपन में किसी भी प्रकार की उपेक्षा हुई है या उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसके वजह से उसके मस्तिष्क में वो चीजें बनी रहती हैं। तीसरा कारक है देखिए सामाजिक और पर्यावरणीय कारक यानी सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें देखिए क्या होता है कि परिवार और समाज का सहयोग जुड़ा होता है और उसकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति होती है, यानी उस बालक का या व्यक्ति का परिवार कैसा है, वो किस प्रकार के समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा था, तो इसके आधार पर ये चीजें मानसिक रूप से प्रभावित होती हैं। देखिए उदाहरण के लिए परिवार का समर्थन और सामाजिक संबंध। चौथा है आर्थिक और व्यावसायिक तनाव यानी इकोनॉमिकल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। ये देखिए कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति बेरोजगारी, गरीबी और वित्तीय असुरक्षा से पीड़ित होता है, उससे प्रभावित होता है, तब इस प्रकार का तनाव हो जाता है और मानसिक रूप से वह अस्वस्थ हो जाता है। इसके साथ साथ उसके साथ कार्यस्थल पर तनाव और असंतोष, यानी वह व्यक्ति जहाँ काम करता है वहाँ उस काम से वह संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा उसके साथ लोगों का व्यवहार सही नहीं है, तो उसके वजह से वो मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए नौकरी की अस्थिरता और वित्तीय समस्याएं। ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई नौकरी फिक्स नहीं है, यानी वो किसी फिक्स रोजगार में नहीं है, तो उसके वजह से भी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखते हैं, उनके अंदर मस्तिष्क में उनके चेहरे पर तनाव दिखता है। ठीक, अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य की वजह से क्या क्या समस्याएं आती है। पहला चीज अवसाद की समस्या आ सकती है, यानी उस व्यक्ति या बालक के मन में निराशा, उदासी और रुचि की कमी दिखेगी, उसमें ऊर्जा की कमी दिखेगी, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन सब की वजह से सुसाइड करते हैं, यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी दिखती है। इसके बाद फिर देखिए दूसरा चीज क्या होता है, चिंता विकार यानी एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसमें देखिए लगातार चिंता, भय और तनाव की स्थिति देखी जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, घबराहट और बेचैनी की स्थिति होती है। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, मनोविक्षिप्ति यानी साइजोफ्रेनिया। इसमें देखिए क्या होता है कि वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है, व्यक्ति के मन में हमेशा भ्रम और मति भ्रम का अनुभव होता है। उसके बाद चौथी समस्या देखिए क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें देखिए क्या होता है कि व्यक्ति अत्यधिक खुशी यानी मानिया और गहरी उदासी, डिप्रेशन के बीच उतार चढ़ाव उसके मन में दिखता है। अब अगला है समायोजन, एडजस्टमेंट। ये सारा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मेंटल हेल्थ के बारे में। अब दूसरा है क्या है, एडजस्टमेंट। तो देखिए एडजस्टमेंट भी क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को किसी भी वातावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे देखिए समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण के बदलते हुए हालातों के साथ खुद को सफलतापूर्वक ढाल लेता है। यानी आपको जिस सिचुएशन में जैसे रखा जाए, आप कुछ समय में अपने आप को ऐसा ही बना, यानी एक ही स्थिति में हमेशा नहीं रहना है, क्योंकि आप अगर एक ही स्थिति में हमेशा रहोगे तो आप बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको अलग अलग हालातों में अपने आप को सरवाइव करने के योग्य बनाना है। तो यही सरवाइव करना ही क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट। देखिए समायोजन का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं और सामाजिक मांगों के बीच संतुलन बनाए
रखना है। यानी आप समायोजित तभी कर पाओगे जब अपनी आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच संतुलन रखोगे। आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और सामाजिक मांग के अनुसार नहीं रहेंगी तो आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। देखिए, इसके बारे में जेपी गिलफोर्ड ने कहा कि समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार अपने व्यवहार को संशोधित करता है। यानी यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को खुद से आंतरिक रूप से, उसके साथ साथ अपने बाहर के पर्यावरण के अनुसार नियंत्रित करता है, संशोधित करता है, तब जाके वो समायोजित कर पाता है। अब देखिए, समायोजन के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। पहला देखिए प्रकार होता है मनोवैज्ञानिक समायोजन, यानी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। इसमें देखिए क्या होता है कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संतुलन बनाए रखना, यानी अपने मस्तिष्क को स्थिर रखना, थोड़ी थोड़ी बातों पर तनाव नहीं ले लेना, चिंता नहीं करना, अवसाद पे मत चले जाना। देखिए उदाहरण के लिए, अवसाद, चिंता या तनाव को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना। दूसरा होता है सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, परिवार, मित्रों और समाज के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना। उदाहरण के लिए देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तीसरा देखिए शैक्षणिक समायोजन, एकेडमिक एडजस्टमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संबंधी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करना। यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो, तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन, जो एक्टिविटी है, अपने आप को उसके अनुसार कर लेना चाहिए। तब जाके कहा जाएगा कि आप शैक्षिक रूप से समायोजित है। वहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए, बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे देखिए, समय के साथ वहाँ पर आना चाहिए, समय का प्रबंधन करना चाहिए, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ लिख के परीक्षा देनी चाहिए, उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती हैं शैक्षणिक समायोजन में। चौथी है देखिए पारिवारिक समायोजन, फैमिली एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य और सद्भाव बनाए रखना। यानी आप जिस परिवार में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ सद्भाव रखें, उनके साथ सामंजस्य बनाए रखें, एक दूसरे से अनबन न रहे। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं, पारिवारिक समायोजन। उदाहरण के लिए देखिए, माता पिता और भाई बहनों के साथ सहयोगात्मक संबंध रखें। यानी अपने परिवार में अपने लोगों के साथ जो बिहेवियर है वो संतुलित होना चाहिए और सहयोग का बिहेवियर, यानी सबको सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए और काम करिए। अगला है व्यवसायिक समायोजन, ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जहाँ किसी काम को करता है, यानी किसी नौकरी को, किसी व्यवसाय को, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो वहां पर लोगों के साथ वो कैसे रह रहा है, यानी सभी के साथ मिलजुल के रह रहा है, वहां पे जो काम है उस काम के अनुसार रह रहा है। देखिए, कार्यस्थल के वातावरण के अनुसार व्यवहार करना। आप जिस काम में हो वहाँ का जैसा माहौल है, जहाँ वहाँ के लोग जिस तरीके से रहते हैं, जो चीज़ें पहनते हैं, खाते हैं, जैसे बोलते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से करना होगा। अगर आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हो तो कहा जाएगा कि आपका कार्यस्थल पर समायोजन सही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति किसी जगह काम कर भी नहीं पाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध। यानी आप जहां काम कर रहे हो, आपके अगल बगल जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। आपका जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है, उसके साथ मिलजुल कर रहना है, तब जाके आप वहां सही तरीके से काम कर पाओगे, नहीं तो फिर आप वहां काम नहीं कर पाओगे। अब देखिए समायोजन की प्रक्रिया कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। तो समायोजन की प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि समस्या की पहचान। यदि आपको किसी जगह अपने आप को एडजस्ट करना है तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आप पहचानोगे, यानी समस्या का विश्लेषण करेंगे और उसके मूल कारण को जानेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, कार्यस्थल पर तनाव या पारिवारिक मतभेद, ये इसका उदाहरण होता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में या किसी परिवार में जाता है, तो पहले वहाँ अगर कोई समस्या है तो पहले उसको समझता है, उसका एनालिसिस करता है कि ये चीज़ है तो यहाँ पर क्यों है, तब उसको समझेगा। उसके बाद फिर
उस समस्या का मूल्यांकन करेगा, प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन यानी विभिन्न प्रकार के संभावित समाधानों का वो विश्लेषण करेगा, यानी यहाँ की ये जो सिचुएशंस है, इसके जो कारण है, उसका क्या समाधान हो सकता है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, ये सारी चीजें वो सोचेगा, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी अपने मन में निकालेगा। देखिए उदाहरण के समस्या का समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों पर विचार करना। उसके बाद फिर देखिए जो रणनीति सबसे सही लगेगी यानी अनुकूल रणनीति का चयन करना। तनाव को कम करने के लिए जो प्रभावी रणनीति होगी, यानी वहां पे तनाव कैसे कम किया जाए, वहां पर विवाद कैसे खत्म किया जाए, लोगों के साथ कैसे सहयोग बनाया जाए, तो उसके लिए जो उसको रणनीति समझ में आएगी उसका चयन कर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान, योग और परामर्श की सहायता ली जाए। चौथा काम होगा समस्या का समाधान कर देना। जब ये सारी चीजें वो डिसाइड कर लेगा तो प्रभावी समाधान को लागू करेगा और फिर उसका मूल्यांकन करेगा, यानी इस समाधान का सॉल्यूशन वो अप्लाई करेगा और फिर उसके बाद उसको देखेगा कि इसको अप्लाई करने पर रिजल्ट किस प्रकार से मिल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए तनाव प्रबंधन और आत्मनियंत्रण की तकनीक अपनाना। अब देखिए अच्छे समायोजन के संकेत क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट। तो पहला होता है भावनात्मक रूप से स्थिर होना, यानी भावनाओं को उचित प्रबंधन करना, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना, बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति इमोशनल नहीं होना है, अपने आप को व्यथित नहीं करना है, एकदम संतुलित रहना है। दूसरा है सामाजिक स्वीकारता, यानी समाज में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तीसरा चीज है आत्मसंतोष, यानी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। तनाव के प्रति सहनशीलता, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संतुलित व्यवहार करना, तनाव नहीं लेना। कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी जाए, क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर किसी के साथ थोड़ा सा अनबन हो गया है, टीचर्स के द्वारा कुछ कह दिया गया, तो उसको क्या करना है, सुन के आप अपने आप को कंट्रोल। अब देखिए समायोजन में आने वाली बाधाएं, बैरियर्स टू एडजस्टमेंट। तो बाधाएं देखिए जो जो चीजें संकेतक हैं वही बाधा भी होते हैं। देखिए भावनात्मक रूप से अस्थिरता इसकी बाधा होती है, यानी भावनाओं पर जब नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, यानी छोटी छोटी बात पर, थोड़े थोड़े बात पर गुस्सा, उदासी और निराशा अचानक आएगी तो आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी समस्या आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी का शिकार होता है, सामाजिक दबाव उस पर बहुत ज्यादा होता है, तो वह अपने आप को कहीं समायोजित नहीं कर पाता। इसका उदाहरण देखिए गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत से ऐसे समाज में अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। तीसरा चीज है अपर्याप्त शिक्षा और कौशल। किसी व्यक्ति के पास शिक्षा की कमी है, उसके पास स्किल नहीं है, तो भी वो बहुत सी जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। देखिए निर्णय लेने और समस्या समाधान की क्षमता में उसमें कमी दिखेगी। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता में कमी, तो वो अपने आप को असहज महसूस करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चौथी चीज है असंतोष और हताशा, यानी फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन। इसमें क्या होता है कि असंतोषजनक स्थितियों से निपटने में असमर्थ। इसमें देखिए क्या होता है कि कार्यस्थल पर असंतोष या पारिवारिक तनाव, किसी की जहां काम करने का जगह है वहां पर अगर सही से लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसके साथ उसके परिवार में भी लोग उसके साथ सही से व्यवहार नहीं करें, तो इस प्रकार से उसके अंदर असंतोष और हताशा दिखेगी। तो असंतोष और हताशा की वजह से भी समायोजन में प्रॉब्लम दिखती है। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो देखिए पहला रिलेशन क्या है कि सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य से बेहतर समायोजन किया जाना, यानी किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अगर सही है तो वह किसी भी काम में, किसी भी स्थल पर, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को समायोजित आसानी से कर लेता है। तो देखिए स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से अगर है तो वो बदलते हुए हालातों के साथ समायोजन कर लेगा। जैसे देखिए भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति सामाजिक और व्यवसायिक तनाव को बेहतर तरीके से संभाल लेता है। अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य से समायोजन में कठिनाई आती है। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थता का प्रॉब्लम है तो वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट
नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या दिखेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा और वो अपने आप को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनको हर जगह कुछ ना कुछ कमी नजर आती है और वो उस कमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जिसके वजह से वो वहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पाते, उनको हमेशा समस्या ही लगती है। तीसरी चीज है, देखिए समायोजन में विफलता से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता। अब कहा जा रहा है कि कई व्यक्ति अगर कहीं अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, यानी उसको कहीं एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो मानसिक रूप से टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, उसकी वजह से हो जाता है। जैसे देखिए जब किसी व्यक्ति को समायोजन या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है तो उससे तनाव में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, उससे अवसाद बढ़ सकता है। जैसे देखिए पारिवारिक समस्याओं का समाधान न मिलने पर भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है व्यक्ति। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन को बनाए रखने के उपाय, कैसे मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन को बेहतर तरीके से बनाए रखा जाए। तो सबसे पहला काम करना है तनाव का प्रबंधन, यानी स्ट्रेस का मैनेजमेंट। इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान, योग और उचित मात्रा में विश्राम करने से तनाव का प्रबंधन होगा। उदाहरण, गहरी सांस लेने की तकनीक और मेडिटेशन। आप लोग देखे होंगे बहुत से लोग ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, जिसकी वजह से उनका तनाव प्रबंधित होता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच और आत्म स्वीकृति, यानी पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है कि आत्ममूल्य और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। इसमें होता है कि आत्म संदेह से बचना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए, किसी भी चीज को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और फिर तब आप तनाव से मुक्त रहेंगे और समायोजन में भी आपको आसानी होगी। तीसरी चीज है सामाजिक सहयोग और समर्थन। जब किसी व्यक्ति को परिवार से, अपने मित्रों से, समाज से सहयोग मिलता है, सम्मान मिलता है, तो भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और उसके समायोजन में समस्या नहीं आती। देखिए परिवार, मित्र और सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त करने पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी सही रहेगी और समायोजित होने में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं महसूस करें। देखिए कठिन परिस्थितियों में भी सामाजिक सहायता लेना। चौथी चीज है सामाजिक और भावनात्मक रूप शिक्षा से। यदि भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना सिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति को समायोजन में भी समस्या नहीं होगी और मानसिक रूप से वह स्वस्थ भी दिखेगा। जैसे देखिए सामाजिक कौशल और सहानुभूति का विकास करके ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायता के द्वारा, यानी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और सपोर्ट के द्वारा भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से समय समय पर परामर्श लेते रहेगा, तो उससे उसके तनाव, अवसाद और चिंता में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का अध्ययन करने की आवश्यकता, यानी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का अध्ययन क्यों किया जाए, बच्चों को ये सब चीजें क्यों सिखाई जाए, क्यों बताई जाए, क्या जरूरत है इसकी। तो देखिए पहला है कि मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करने की आवश्यकता है सबसे पहले किस काम के लिए, तनाव और चिंता से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रेशर होते हैं, दबाव होते हैं, जिसमें एजुकेशनल प्रेशर होता है कि टीचर्स का प्रेशर, माता पिता का प्रेशर, उनकी अपेक्षाएं। उसके बाद फिर आपके अपने जो दोस्त होते हैं उनके सामने भी आपको दिखाना है कि नहीं हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर समाज से अपेक्षा होती है, समाज के लोग भी आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, इनके वजह से भी बहुत सारा आपके ऊपर दबाव रहता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप निपटोगे, इससे कैसे निपटने के लिए आप अपने अंदर क्षमता डेवलप करोगे, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन विद्यार्थियों को तनाव, अवसाद और चिंता का सामना करने की कुशल रणनीतियां सिखाता है। उदाहरण के लिए देखिए परीक्षा के समय आने वाले तनाव को योग और ध्यान से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा चीज देखिए क्या है इसका उपयोग, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में यह मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखता है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वह भावनात्मक रूप से भी अपने आप को संतुलित बनाए रखने में सहायक होगा और उससे वह आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के विकास में भी सफलतापूर्वक साबित होगा।
उदाहरण के लिए देखिए, क्रोध, निराशा और उदासी जैसे नकारात्मक भावों को प्रबंधित करना। उसके बाद देखिए, सकारात्मक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में देखिए आत्मविश्वास और आत्ममूल्य की भावना होती है। यह अध्ययन बच्चों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका विकास करने में मदद करता है। उदाहरण देखिए, नई चुनौतियों का सामना करने में आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना। उसके बाद देखिए, चौथा काम क्या करना है कि समाज में सामंजस्य स्थापित करना। यानी जिस समाज में बालक रहता है, कक्षा का जो समाज है, विद्यालय का जो समाज है, परिवार में जहाँ रहता है वहाँ का जो समाज है, उसमें अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी इन सारी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन व्यक्ति को समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। यह व्यक्ति को सहानुभूति, सहयोग और सामूहिकता की भावना विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए देखिए, समूह गतिविधियों में मिलजुल कर काम करना और दूसरों की भावनाओं को समझना। पांचवा इससे क्या काम है, अपराध और आत्महत्या की प्रवृत्तियों में कमी आएगी, यानी रिड्यूसिंग क्राइम एंड सोसाइटल टेंडेंसी। जो बच्चा या जिस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन कराया गया रहेगा, बताया गया रहेगा, सिखाया गया रहेगा, वो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों पर नकारात्मक विचार नहीं लाएगा, आत्मघाती प्रवृत्तियां नहीं अपनाएगा। उसको उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो वो अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ को खोज पाने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए देखिए, अवसाद और तनाव से ग्रसित विद्यार्थियों को परामर्श द्वारा मार्गदर्शन देने से उनके अंदर ये सब चीजें नहीं दिखेंगे। अब देखिए, समायोजन का अध्ययन क्यों करने की जरूरत है। वो तो था आपका मानसिक स्वास्थ्य का। तो देखिए, इसका पहला काम है कि परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अपने आप को कैसे समायोजित करेंगे। यानी अपने समाज में शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, तो आप उस बदलाव के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे अनुकूलित करोगे, ये सब करने के लिए आपको समायोजन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल माध्यमों को अपनाना। बहुत से लोग होते हैं कि इन सारी चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, वो ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत आ जाती है, वो समायोजित नहीं कर पाते हैं और बच्चों के अपेक्षा। दूसरा है सामाजिक कौशल और पारस्परिक संबंध विकसित करने के लिए भी समायोजन का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, समायोजन का अध्ययन बच्चों को स्वस्थ सामाजिक संबंध बनाने और नए कला को सिखाता है। इससे उन्हें देखिए समूह कार्यों और टीम कार्य में सफल बनने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए, सहपाठियों के साथ टीम प्रोजेक्ट में सहभागिता करना। देखिए, क्लास में बहुत से बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो सब लोग मिलजुल के करते हैं। कोई होमवर्क दे दिया गया या कोई प्रैक्टिकल वर्क दे दिया गया, तो देखते हैं कि जो बच्चे सब एक दूसरे से मिलजुल के करते हैं उनका काम आसानी से हो जाता है, और जो बच्चे एक दूसरे से मेलजोल नहीं रखते हैं वो देखिए उलझे रहते हैं, वो अपने समस्या में परेशान रहते हैं और उसका हल नहीं कर पाते हैं। के बाद देखिए, अगला काम क्या है इसका, व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में भी समायोजन बहुत फायदेमंद होता है, बहुत आवश्यक होता है। देखिए, जीवन में आने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में समायोजन मदद करता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में धैर्य और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने के बाद दोबारा प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में कोई बच्चा है पढ़ने वाला, अगर वो असफल हो गया तो उसका मतलब पढ़ाई पर करना बंद कर देगा, परीक्षा देना बंद नहीं, फिर से दोबारा अपने आप को संतुलित करके और फिर से उसी तरीके से पढ़ाई करना, उससे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना, तब जाके कहा जाएगा वो व्यक्ति ने अपने आप को समायोजित कर लिया। उसके बाद देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी इसका बहुत उपयोग है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता विकसित करता है। इससे क्या होता है कि असफलताओं में भी छात्र छात्राएं निराश नहीं होते हैं और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलती है। समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उनके अंदर आती है। यानी समायोजन का अध्ययन समस्या समाधान और तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। यह छात्रों को जटिल परिस्थितियों में प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए देखिए,
व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं का तार्किक समाधान खोजना। सबके जीवन में व्यक्तिगत समस्याएं भी आती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं और सामाजिक समस्याएं भी। तो उसमें उसका जो सॉल्यूशन हो तार्किक रूप से ढूंढना चाहिए और फिर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का शिक्षा पर प्रभाव। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रभाव क्या, अभी हम लोगों ने जो देखा आवश्यकता वही है। जैसे देखिए, अध्ययन में एकाग्रता आती है, ध्यान बढ़ता है, शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि होती है, भावनात्मक संतुलन और समस्या का समाधान करने में आसानी होती है, उनके अंदर आत्मसम्मान और नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, फिर उनके मन में देखिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, वो नई नई चीजें करने को सोचते हैं, नए नए काम करते हैं, नई चीजें बनाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं। इसके लिए देखिए, विज्ञान मेला, निबंध प्रतियोगिता और रचनात्मक परियोजनाओं में जब भाग लेने का मौका मिलेगा तो उनके अंदर ये सारी चीजें विकसित हो जाएंगी। इसका क्या पड़ता है, इससे भी देखिए क्या होता है, सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण में तालमेल बनाने में बहुत आसानी होती है। इससे क्या होता है कि वो अपने क्लास में पढ़ने वाले सहपाठियों और शिक्षकों के साथ घुल मिल के कार्य करते हैं। सामाजिक और भावनात्मक सीखने को प्रोत्साहन मिलता है। इससे देखिए, समूह कार्य में दूसरों की राय का सम्मान करना सीखते हैं, दूसरे की बातों को मानना सीखते हैं। इसके अलावा सकारात्मक संबंध और समूह में सहयोग बनाए रखते हैं, यानी टीम प्रोजेक्ट और सामाजिक गतिविधियों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चौथा, अपरिहार्य परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हैं, यानी अगर कठिन परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो उसमें भी अपने आप को धैर्य बनाए रखते हैं, किसी भी बात पर घबराते नहीं है। जैसे देखिए, परीक्षा में असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास करने की भावना। उसके बाद फिर देखिए, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता भी विकसित होती है, यानी समायोजन का ज्ञान बच्चों में सही तरीके से निर्णय लेने और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस बनाने में भी मददगार होता है। तो देखिए, इन दोनों बातों का कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल कर के आया कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बेहतर समायोजन करने में सक्षम बनाता है। इससे तनाव प्रबंधन, आत्म स्वीकृति और सामाजिक सहयोग जैसे उपाय मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और समायोजन में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, स्वस्थ मानसिक स्थिति और प्रभावी समायोजन व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाता है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का अध्ययन विद्यार्थियों को भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाता है। शिक्षा में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें एक सफल और संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार भी करता है। स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के अभाव में शिक्षा में असफलता, आत्मसंदेह और सामाजिक अलगाव की संभावना बढ़ती है। इसलिए छात्रों के समग्र विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यानी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र छात्रा को ये सारी चीजें पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए, तब जाके वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखेगा, समायोजित करेगा, किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तनाव से, किसी भी समस्या से अपने आप को मैनेज करेगा, तब जाके वो सफल हो पाएगा। नहीं तो उसका सफल होना संभव नहीं होगा, उसको हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहना पड़ेगा और उसकी वजह से वो अवसाद या डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, आज हम लोगों ने मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट का अध्ययन कर लिया। अब आप लोगों का एक यूनिट और बचा हुआ है, टीचिंग एंड लर्निंग। तो उसको मैं जब करा दूंगा तो आपका ये जो सिलेबस है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और प्रैक्टिकल के लिए मैंने आप लोगों को कंटेंट जो है भेज दिया है लिखने के लिए, आप लोग सब लोग लिखते रहिए और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी पढ़ते रहिए। कब इससे क्या हो कि आपके एग्जाम के आने से पहले ये सारी चीज़ें आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
तो आज बस यहीं तक रखें। मुझे देखिए, अब मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझा दी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में भी आई हो। तो आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक मेरी इस क्लास में बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।